प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजी सर पर। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये पेपर आप लोग का 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। यदि आप कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं और इकोनॉमिक्स के पेपर को लेकर परेशान हैं, तो ये सेशन आपका, इस पूरे वीडियो को पूरा अच्छे से देख लीजिएगा और जबरदस्त तरीके से अपने क्लासमेट पर शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों पूरा का पूरा फुल सोल्यूशन होने वाला है। और कल है 4 मार्च आप लोगों का, और आप सभी लोगों को देना है पेपर अर्थशास्त्र का। देख रहे हैं प्रिय विद्यार्थी, पूरे सॉल्यूशन के साथ है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। निश्चित तौर पर बहुत ही जबरदस्त ये कारीगर सिद्ध होगा आपके लिए आज का ये सेशन। तो जबरदस्त तरीके से क्लासमेट पर शेयर कीजिए और बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए अर्थशास्त्र के इस महत्वपूर्ण सेशन को। प्रिय विद्यार्थियों, जब पेपर में बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर तो जो पेपर है आप लोगों का पूर्णांक पूरा 100 नंबर का है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल वाला विषय है नहीं। समय जो है 3 घंटे 15 मिनट का है, और 15 मिनट मिलता है आप लोग को पेपर को पढ़ने के लिए, और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। और 1 से 10 प्रश्नों की श्रृंखला जो है बहुविकल्पीय है। उसके बाद जितने शब्दों को में लिखने के लिए मिले आपको, उन प्रश्नों का उत्तर जो है उतने ही शब्दों में देने का प्रयास कीजिए। चलिए आइए बढ़ते हैं, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और पहला देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला का पहला ये प्रश्न जो है। देखिए पहला प्रश्न में क्या है प्रिय विद्यार्थियों की, पहला ही प्रश्न बहुत ही जानदार है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय नहीं है। निम्न में कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय नहीं है? उपभोक्ता का व्यवहार, उत्पादक का व्यवहार, राष्ट्रीय आय, कीमत निर्धारण। तो प्रिय विद्यार्थियों देखिए यहाँ पर जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आय। देखिए राष्ट्रीय आय जो होता है प्रिय विद्यार्थियों, वो समष्टि अर्थशास्त्र का विषय है, न कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर दूसरा देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने के साथ साथ निकृष्ट वस्तुओं की मांग क्या होती है। निकृष्ट वस्तुओं का मतलब हो गया कि जो निम्न स्तरीय वस्तुएं होती हैं। तो उपभोक्ता की जब आय में वृद्धि होती है तो जाहिर सी बात है कि वो निम्न स्तरीय वस्तुओं की मांग कम होने लगता है, गिरावट देखने को मिलता है, में कमी होती है, गिरावट होता है। क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए होता है प्रिय विद्यार्थियों, क्योंकि उपभोक्ता अब बेहतर गुणवत्ता की वस्तु खरीदने में सक्षम हो चुका है। ठीक है ना, तो इसलिए वो क्या होता है कि उन सभी चीजों को पसंद नहीं करता है। ठीक है, फिर वो निकृष्ट वस्तुओं की ओर नहीं भागता है। ठीक है ना, उसे वो महंगी चीजें वो ले सकता है, खरीद सकता है, दे सकता है। ठीक है ना, ये चीजें उसके अंदर आने लगता है। तो यहाँ पर ये भी प्रश्न आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आइए बढ़ते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं हम लोग। अब तीसरा हम लोग का प्रश्न क्या है, जब औसत लागत में वृद्धि हो रही है तो सीमांत लागत औसत लागत की तुलना में क्या होगी। देखिए जब औसत लागत में वृद्धि होती है तो सीमांत लागत भी क्या है, बढ़ती है। ठीक है ना, सीमांत लागत जो होता है वो औसत लागत से क्या होता है, तुलना में अधिक होगी। ठीक है, तो यानी तीसरे का विकल्प नंबर ए जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। चौथे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न क्यों बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लागत वक्र यू आकार का नहीं होता है। यू आकार का नहीं होता है। औसत लागत, सीमांत लागत, औसत परिवर्तित लागत, औसत स्थिर लागत। तो प्रिय विद्यार्थियों देखिए औसत स्थिर लागत जो होता है उसका जो वक्र होता है प्रिय विद्यार्थियों वह क्या होता है, यू आकार का नहीं होता है। यह नीचे की ओर क्या होता है, झुका रहता है। जबकि इसके अलावा देखा जाए और भी जितने भी हैं विकल्प में दिए गए सभी का जो ग्राफ होता है वह यू आकार में देखने को मिलता है। फटाफट शेयर कर दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, तभी मजा आएगा। पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में क्या होते हैं। पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक जो मार्केट होता है प्रिय विद्यार्थियों, तो वहां पर कई खरीदार और विक्रेता होते हैं। इसका मतलब कि पर्याप्त क्या होता है, क्रेता और विक्रेता होते हैं। ठीक है ना, पर्याप्त क्रेता और विक्रेता देखने को मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हम लोग आगे, और छठवें प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। देखिए छठवां हम लोग का प्रश्न क्या है, यदि किसी कीमत पर बाजार पूर्ति क्या हो रहा है, बाजार मांग से अधिक है। यदि किसी कीमत पर बाजार पूर्ति जो है वह बाजार मांग से क्या है, अधिक है, तो उस कीमत पर बाजार में क्या कहलाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों उसको हम लोग जो है अधिपूर्ति कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको हम लोग, अधिपूर्ति कहा जाता है। ठीक है, अगर किसी कीमत पर बाजार की आपूर्ति जो है बाजार की मांग से ज्यादा है तो उस कीमत पर बाजार में क्या होती है, अधिपूर्ति होती है। ठीक है, तो छठवें का विकल्प नंबर सी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अब सातवें प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का सातवां प्रश्न क्या है,
समष्टि अर्थशास्त्र को एक पृथक अध्ययन की शाखा के रूप में स्थापित किया गया था? समष्टि अर्थशास्त्र को एक पृथक अध्ययन की शाखा के रूप में स्थापित किया गया था। जे एम किन्स द्वारा, पीगू द्वारा, वालरस द्वारा, परेटो द्वारा। तो देखिए ये किन्स साहब के द्वारा किया गया था। समष्टि अर्थशास्त्र को जो पृथक अध्ययन की शाखा के रूप में जो है जे एम किन्स द्वारा क्या किया गया था, विषय के रूप में स्थापित किया गया था। ये संस्थापक के रूप में जॉन मेनॉर्ड किन्स इनका पूरा नाम है। क्या है? जॉन मेनॉर्ड किन्स। ठीक है, ऐसे हम लोग तो जे एम किन्स के नाम से जानते हैं ना। महत्वपूर्ण है ये जन्म जनक के रूप में समष्टि अर्थशास्त्र के। सकल निवेश बराबर किसके होता है? देखिए सकल निवेश किसके बराबर होता है? देखिए सकल निवेश को अगर देखा जाए तो सकल निवेश को जो होता है वो मूल्यह्रास से घटाकर शुद्ध निवेश निकल जाता है। नहीं, सकल निवेश में से क्या करते हैं हम लोग? मूल्यह्रास से घटाकर ना। तो सकल ह्रास हम लोग ले लेते हैं प्रिय विद्यार्थी। देखिए सकल निवेश दे लेते हैं हम लोग, तो सकल निवेश में क्या होता है? मूल्यह्रास को घटा लिया जाता है ना, तो शुद्ध निवेश निकाला जाता है। ठीक है, क्या निकाला जाता है? शुद्ध निवेश निकाला जाता है ना। सकल निवेश में से अगर हम लोग घटा के लिख दें किसको? मूल्यह्रास को। किसको? मूल्यह्रास को निकाल घटा के लिख दिया जाए तो क्या निकल कर आता है हम लोग का? शुद्ध निवेश निकल जाता है। और हम लोग को पूछ रहा है कि सकल निवेश किसके बराबर है, तो जाहिर सी बात है कि शुद्ध निवेश क्या बोल रहा है? मूल्यह्रास को घटाया जा रहा है सकल निवेश में से। तो जब सकल निवेश पूछ रहा है तो इसका मतलब शुद्ध निवेश जो होगा और मूल्यह्रास जो होगा, उन दोनों का जो सम होगा वो सकल निवेश होता है। तो यानी 8वें का विकल्प नंबर सी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। तो सकल निवेश बराबर किसके होता है? तो शुद्ध निवेश प्लस मूल्यह्रास के बराबर होता है। ठीक है, ये आपका 8वां प्रश्न हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर 9वें प्रश्न की ओर फटाफट शेयर करते चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा व्यापारिक बैंक का कार्य है? देखिए व्यापारिक बैंक का जो कार्य, देखिए शाख नियंत्रण का काम हो गया, नोटों का निर्गमन, देखिए ये सब केंद्रीय बैंक का काम होता है। शाख नियंत्रण भी उसी का काम है। जबकि शाख सृजन देखिए विद्यार्थियों ये जो होगा आपका व्यापारिक बैंकों के कार्यों में आता है। शाख सृजन जो होता है वो व्यापारिक बैंकों का कार्य होता है। ठीक है ना, तो शाख नियंत्रण, नोटों का निर्गमन ये जो है वो केंद्रीय बैंकों का कार्य है, जबकि शाख सृजन है इसको व्यापारिक बैंक कर सकते हैं। तो 9वें का विकल्प नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। शाख सृजन का मतलब क्या है? कि जमा राशि का इस्तेमाल करके ऋण देना। ठीक है ना। प्रभावी मांग की संकल्पना किसने दी थी? ये भी देखिए प्रश्न बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों। प्रभावी मांग का दाना जॉन मेडान किन्स ने की थी। कितने ने? देखिए किन्स साहब ने किया हुआ था। तो 10वें का विकल्प नंबर डी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर विद्यार्थियों ये तो था बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला। अब उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर बहुविकल्पी के पास रोक कर थोड़ा सा। प्रिय विद्यार्थियों आप लोग जो है इसे शेयर कर दीजिए अपने क्लासमेट पर भी। अब हम लोग बढ़ते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में और देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला को आंसर के साथ। तो चलिए आइए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर और देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों, बनाते हैं खास इस सेशन को। देखिए प्रश्न क्या क्या हम लोग का है, किस तरीके से है प्रश्नों की श्रृंखला। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रिय विद्यार्थियों। 11वां देखिए क्या है? सेटेरिस पारिबस का शाब्दिक अर्थ क्या है? सेटेरिस पारिबस का शाब्दिक अर्थ क्या है? देखिए सेटेरिस पारिबस का जो शाब्दिक अर्थ होता है प्रिय विद्यार्थियों, यदि अन्य बातें समान रहें, यदि अन्य बातें समान रहें। सेटेरिस पारिबस का मतलब अर्थ क्या होता है? यदि अन्य बातें समान रहें। प्राय किसी भी सैद्धांतिक अभ्यास के प्ररूपी रूढ़ीकरण को देखा जाए तो सेटेरिस पारिबस की मान्यता कहते हैं। किसकी मान्यता कहते हैं? सेटेरिस पारिबस की मान्यता कहते हैं। ये आपका प्रश्न संख्या कौन हो जाएगा? 11 हो जाएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर 12वें प्रश्न की। देखिए 12वां हम लोग का प्रश्न क्या है? बजट संबंधित घोषणा पत्र से आप क्या समझते हैं? बजट संबंधी घोषणा पत्र से आप क्या समझते हैं? देखिए भारतीय संविधान की धारा जो है 112 के अनुसार अगर देखा जाए तो विद्यार्थियों, भारतीय संविधान की धारा किसके 112 के अनुसार अगर देखा जाए तो हर वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च, देखिए अब वित्तीय वर्ष क्या होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का समय जो होता है के लिए अगर देखा जाए तो अनुमानित प्राप्तियों और खर्चों का ब्यौरा जो होता है संसद में पेश करना सरकार का क्या है? संवैधानिक कर्तव्य है। ठीक है, यह वार्षिक जो वित्तीय ब्यौरा क्या कहलाता है विद्यार्थियों? ही सरकार का जो होता है मुख्य बजट संबंधित घोषणा पत्र होता है। वार्षिक वित्तीय ब्यौरा मतलब कि वो साल भर के लिए क्या क्या करते हैं उसका लेखा जोखा वो पहले से ही तैयार कर लेते हैं, मसौदा उसका।
यद्यपि इसका संबंध क्या है, एक ही वित्तीय वर्ष के लिए होता है, लेकिन इसका प्रभाव जो होता है आने वाले काफी वर्षों तक रहता है। भाई जाहिर सी बात है कि ये तो मतलब एक वर्ष तक के लिए भले ही बनाया जाता है, लेकिन इसका जो प्रभाव होता है ये दूरगामी होता है, ठीक है ना, कई वर्षों तक को मतलब प्रभावित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर फटाफट जो है देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए हम लोग का प्रश्न संख्या 13 क्या है प्रिय विद्यार्थियों, अवमूल्यन और पुनर्मूल्यन किसे कहते हैं? अवमूल्यन और पुनर्मूल्यन किसे कहते हैं? देखिए स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत देखा जाए, अगर स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत क्या है प्रिय विद्यार्थियों, जब किसी सरकारी कार्यवाही द्वारा विनिमय दर बढ़ती है तो उसे अवमूल्यन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसे अवमूल्यन कहते हैं। यानी स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत अगर देखा जाए, स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत जब किसी सरकारी कार्यवाही द्वारा विनिमय दर बढ़ती है तो उसे अवमूल्यन कहते हैं। और जब स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत क्या होता है, सरकार विनिमय दर को घटा देती है, विनिमय दर को क्या कर देती है, घटा देती है, तब मुद्रा का पुनर्मूल्यन होता है। ठीक है, इसका मतलब हो गया विनिमय दर जब बढ़ता है तो अवमूल्यन होता है, लेकिन सरकार द्वारा जब क्या होता है विनिमय दर को घटाया जाता है तब मुद्रा का पुनर्मूल्यन होता है। ठीक है, तो अवमूल्यन और पुनर्मूल्यन का देखिए दो डिफिनेशन भी आप लोग को तैयार होकर मिल गया और दोनों में डिफरेंस भी मिल गया आपको। ठीक है, तो दोनों में अगर कुछ भी पूछता है तो आप अच्छे से इसको जो है रिप्रेजेंट कर दीजिएगा। 14वां देखिए प्रश्न क्या है, यदि एक उपभोक्ता के अधिमान एकदिष्ट हैं तो क्या वह बंडल 10-8 और बंडल 8-6 के बीच जो है तटस्थ हो सकता है ना? नहीं, ये देखिए पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उपभोक्ता दिए हुए बंडलों के बीच जो है तटस्थ नहीं हो सकता, क्योंकि एकदिष्ट अधिमान की स्थिति में अगर देखा जाए तो वस्तु एक की मात्रा में तथा तभी वृद्धि होगा, वस्तु एक की मात्रा में तभी वृद्धि होगी जब वस्तु दो की मात्रा में कमी होती है। यानी वस्तु एक की मात्रा में तभी वृद्धि होगी जब वस्तु दो की मात्रा में कमी होती है। केवल तभी उपभोक्ता जो होता है तटस्थता की स्थिति में हो सकता है, तभी जो होता है उपभोक्ता जो होता है तटस्थता की स्थिति में हो सकता है। 18वां देखिए क्या है, किसी फर्म का आगम क्या है? किसी फर्म का आगम क्या है? किसी कंपनी द्वारा प्राप्त आय जो होता है प्रिय विद्यार्थियों, उसके व्यवसाय से जो माल बेचने और सेवाओं के बदले उसे प्राप्त होती है उसे उस फर्म का आगम कहते हैं। यानी कोई भी व्यवस्था है, कोई भी कंपनी जब स्टार्ट की जा रही है तो उसका जो प्राप्त आय जो होता है उसके व्यवसाय के मतलब उसके व्यवसाय के करने से जो भी माल के बेचने से जो भी सेवाएं और क्या होता है धन की प्राप्ति होती है तो उसे हम लोग एक तरीके से फर्म का आगम ही कहते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये पूंजी एक तरीके से तैयार मतलब वो चीजें जो मिलती है उसको हम लोग इस रूप में देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए अपूर्ण प्रतियोगिता की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। अपूर्ण प्रतियोगिता की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। देखिए कौन कौन से हैं। देखिए अपूर्ण प्रतियोगिता के 3 विशेषताएं निम्न है प्रिय विद्यार्थियों। पहला देखिए क्या है, इसमें क्या होता है क्रेता विक्रेताओं एवं फर्मों की संख्या जो होती है पूर्ण प्रतियोगिता की अपेक्षा क्या होता है, कम होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है क्रेता विक्रेता एवं फर्मों की संख्या जो होती है पूर्ण प्रतियोगिता की अपेक्षा कम होती है। दूसरा देखा जाए अगर विद्यार्थियों तो इसमें क्या होता है क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार की स्थिति का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। ठीक है ना, इसमें क्रेता और विक्रेता जो होते हैं को बाजार की स्थिति का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। परिणाम स्वरूप देखिए देखने को क्या मिलता है, बाजार में जो कीमतें जो होती है भिन्न होती हैं। परिणाम स्वरूप बाजार में क्या होता है कीमतें भिन्न होती हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखिए क्या होगा, इसमें वस्तु विभेद होता है। इसमें क्या होता है, वस्तु विभेद होता है। प्रत्येक फर्म जो होता है अपनी वस्तु की बाजार मांग में अलग पहचान बनाने की प्रयत्न करती है। ठीक है ना, तो ये महत्वपूर्ण हो जाएगा, इसमें वस्तु विभेद भी होता है। ठीक है, ये चीज भी देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर प्रश्न संख्या अब 17 की ओर। देखिए हम लोग का 17वां प्रश्न क्या हो जाएगा, समर्थन कीमत से आपका क्या अभिप्राय है, या समर्थन कीमत से आप क्या समझते हैं। देखिए समर्थन कीमत अगर देखा जाए तो सरकार द्वारा उत्पादन की खरीद के लिए जो होता है किसानों को प्रदान की जाने वाली जो होता है सुनिश्चित न्यूनतम कीमत होती है। क्या होता है, सुनिश्चित न्यूनतम कीमत होती है कि मतलब अब इससे नीचे आपको नहीं जाना है। जिससे सरकार को मतलब ये इस किसानों के दिमाग में एक चीज आ जाती है कि यहाँ सरकार जो है हमारे पक्ष में या हमारे लिए मतलब जो है सरकार जो है प्रयासरत है या कामों के लिए प्रयत्नशील है। प्रातः यह संतुलन कीमत क्या होता है, कीमत के देखा जाए तो ऊपर होती है विद्यार्थियों। यह कीमत क्या होता है, किसानों को उनकी आय को जो होता है विनियमित करने के लिए जो होता है
प्रदान की जाती है। क्या की जाती है? यह कीमत किसानों को जो होता है उनकी आय को विनियमित करने के लिए प्रदान की जाती है। ठीक है, ये 17वां आपका प्रश्न था और इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। समष्टि अर्थशास्त्र के दो घटक बताइए। तो समष्टि अर्थशास्त्र के दो घटक क्या है विद्यार्थी? निम्नवत हैं। कौन कौन है? आइए इसको देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 हम लोग का है। तो इसमें देखिए प्रिय विद्यार्थियों, पहला पॉइंट क्या हो जाएगा आपका? उत्पादन और रोजगार के संतुलन स्तर से संबंधित सिद्धांत। क्या है? उत्पादन और रोजगार के संतुलन स्तर से संबंधित सिद्धांत हो गया आपका। दूसरा क्या हो जाएगा पॉइंट प्रिय विद्यार्थियों के? अर्थव्यवस्था में कीमत व्यवहार, मुद्रास्फीति एवं अवस्फीति से संबंधित सिद्धांत। तो ये जो होता है मुख्य रूप से जो होता है समष्टि अर्थशास्त्र के जो है दो घटक महत्वपूर्ण रूप से हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर लघु उत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला में विद्यार्थियों, इन सभी प्रश्नों को मैंने अच्छे से करा रखा है आप लोग को। डीजे सर चैनल के प्लेलिस्ट पर ही पूरे मिल जाएंगे वीडियो आप लोग को इकोनॉमिक्स के, अर्थशास्त्र के। तो उन सभी को जबरदस्त तरीके से जरूर देखिएगा। मांग का नियम देखिए, फिक्स है ये प्रश्न। मांग के नियम से आप क्या समझते हैं? मांग का नियम हो गया, मांग की लोच हो गई, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक उदाहरण और चित्र की सहायता से इसे क्या करना है? समझाना है। पैमाने के प्रतिफल से आप क्या समझते हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है। अनधिमान वक्र क्या है? एक उदाहरण और चित्र की सहायता से इसे क्या करना है? समझाना है। समझाइए। मुद्रा को परिभाषित कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण 22वां प्रश्न। 23वां क्या है? उपभोग प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं? एक उदाहरण और चित्र की सहायता से जो है इसे समझाइए। ठीक है, 24वां प्रश्न देखिए क्या है विद्यार्थियों? भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन में क्या अंतर है? समझाना है इसको। भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन में क्या अंतर है, इसको बताना है। विस्तृत उत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखिए। 25वां हम लोग का प्रश्न क्या है? एक उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जिस पर उसकी बजट रेखा उच्चतम अनधिमान वक्र को स्पर्श करती है। आरेखों की सहायता से इसे समझाइए। विस्तृत उत्तरी में अगर ये नहीं कर पा रहे हैं आप लोग विद्यार्थियों, देखिए मांग का नियम के साथ साथ मांग का लोच बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पूछा भी गया है, मांग की लोच को मापने की किसी एक विधि को समझाना है। तो मांग की विधि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मांग की लोच भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निश्चित तौर पर आने वाला है ये पेपर। राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए किसी एक विधि को विस्तार से समझाइए। राष्ट्रीय आय भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किन्स के पूर्ण रोजगार सिद्धांत को विस्तार से समझाइए। ये प्रश्न जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए 27वां हम लोग का प्रश्न क्या है? देखिए जब दीर्घ उत्तरी को आप लगाते हैं विद्यार्थी, तो उसमें जो है दोनों को आप अच्छे से देख लीजिए, किस पर आप बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। तो जिस पर आप बेहतर लिख सकते हैं विद्यार्थियों, तो उसको जो है आप करने का प्रयास करिए। तो इसमें जब बढ़ेंगे तो यहाँ पर बढ़ेंगे, तो फिर इसमें ऐसे किया जाएगा इसको। तो यहाँ पर जो है जब चलते हैं हम लोग, तो अल्पकालीन पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म के संतुलन की विभिन्न दशाओं की व्याख्या कीजिए। अल्पकालीन पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्म के संतुलन की विभिन्न दशाओं की व्याख्या करना है। अथवा में जो प्रश्न का है क्या है? यहाँ पर उत्पादन लागत का अर्थ लिखिए। चित्र की सहायता से औसत लागत तथा सीमांत लागत को समझाइए। ठीक है, ये हम लोग का प्रश्न था। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था हम लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर आप लोगों का अर्थशास्त्र का। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार। तो ये महत्वपूर्ण सेशन आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जबरदस्त तरीके से इसे अपने क्लासमेट पर शेयर कर दीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों। और बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सेशन, ठीक है ना? तो जबरदस्त तरीके से इसे अपने क्लासमेट पर शेयर भी कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।